नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज के क्लास में भी हम चंडीगढ़ के कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। लगभग 25 PYQs होंगे, क्योंकि बड़ी क्लास आप लोग सच में नहीं देखते हो। मैंने 60 क्वेश्चन का करवाया था PYQ, जो 2023 में आया था, और उसी पे वीडियो पर कमेंट आया था निदा फातिमा जी का। तो निदा फातिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने 2023 वाला ही प्रैक्टिस सेट कल कराया था, जो आपने देखा है चंडीगढ़ जो हरियाणा में हुआ था। और अभी करंट में मतलब चंडीगढ़ में कोई पेपर नहीं हुआ TGT PGT का, अभी मतलब होने वाला है। ठीक है, अभी होने वाला है। जो हुआ वो 23 या उससे पहले ही हुआ था, तो 23 वाला मैंने आपको कल कराया। और आज मैं जो करा रही हूँ आपको, कल तो हेल्थ साइंस की क्लास थी, परसों कराया था, और आज मैं आपको चंडीगढ़ के 25 करा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी अगर आप लोगों का पेपर है करेंट में, तो मैं पहले चंडीगढ़ के ही करा देती हूँ सारे, मतलब जो भी PYQs बनते हैं वो सारे। ठीक है, तो डेली क्लास रहेगी, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्टली मैं एक चीज़ कहूँगी, देखो मेरी क्लास में क्वेश्चन कम हो या ज़्यादा हो, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो मतलब अच्छी हैं, वो लोग यूट्यूबर, क्योंकि वो लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है उनके पास। मैं ये टीचर्स की कमी नहीं कहूँगी, वो लोग अच्छे हैं, लेकिन आप जब उनकी लाइव क्लास करते हो तो आप उसमें कितना समय देते हो, उसमें बहुत सारी फालतू बातें होती हैं, और उनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते हो, जबकि हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें करें। तो क्लास में मैं बिल्कुल वही समय लेती हूँ। बस आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ मतलब देख रही थी कि कौन सा पेपर आप जो कह रही थी फातिमा जी, तो मैं वो चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो पर क्लिक किया, तो मैंने देखा कि 20 क्वेश्चन थे, और उसमें उन्होंने 1 घंटे का समय लिया, क्योंकि वो एक लाइव क्लास थी, और उसमें बीच में इतनी बातें थी, मैं मतलब सोच रही थी, और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे थे कि अच्छा इस वजह से बच्चे आते हैं। तो आप लोगों को मैं कोई फालतू बात नहीं करती हूँ, आज मैं बस इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरा चैनल ग्रो करे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी लोग जुड़े। पढ़ाई मैं ज़रूर करा रही हूँ और कराऊँगी भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। लेकिन हाँ, तब बुरा लगता है जब आप फालतू की बात, जो लोग इतनी ज़्यादा करते हैं, आपका 1 घंटे का नेट और समय सब कुछ बर्बाद कराते हैं, उनके चैनल को आप इतना सपोर्ट करते हो। तो हम तो आपसे बस इतनी ही सब्सक्राइब को बोलने के बाद हम कुछ भी एक्स्ट्रा शायद ही कभी कभारी एग्जाम्पल में बातें करते हैं, नहीं, हम रोज़ की क्लास में ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी जो बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि रूबी शर्मा है, अंजू जी हैं, प्रतिभा जी हैं, कार्तिक जी का मैसेज आया, अब ये नहीं मालूम ये गर्ल्स हैं या बॉय हैं, जो भी हैं आईडी इनकी कार्तिक नाम से। तो सभी के लिए धन्यवाद, जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चंडीगढ़ वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा व्यू गया है मेरा, लेकिन किसी ने भी सब्सक्राइबर मुझे एक भी नहीं मिला। तो मुझे उम्मीद है आपकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बस अब मैं कोई भी फालतू बात नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंकुरित भोजन का एक उदाहरण है, और ये भी चंडीगढ़ का ही प्रैक्टिस सेट है। अंकुरित भोजन का एक उदाहरण है उपमा, अंकुरित चना, बियर या ढोकला। तो हम सभी जानते हैं भाई अंकुरित क्या है, उपमा क्या है। उपमा आप जानते हो हम सूजी वगैरह का बनाते हैं, तो वो भी क्या है, मतलब नॉर्मल हम सूजी को जैसे हलवा बनाते हैं उस टाइप से, थोड़ा उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बना देते हैं। ठीक है ना। बियर में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ढोकले में भी खमीरीकरण किया जाता है, हम जानते हैं ये चीज़ें। तो बात करेंगे बी ऑप्शन की, अंकुरित चना क्या है। अंकुरित चना क्या है, अंकुरित भोजन का एक उदाहरण हो जाएगा। अंकुरण मतलब जब हम पानी में कुछ देर के लिए भिगोते हैं कोई चीज़, और फिर उसमें निकल आते हैं उनके जो थोड़े छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसे, मतलब नाम नहीं अभी याद आ रहा है, अंकुर बोलते हैं, अंकुर निकल आते हैं, उसी को हम अंकुरित कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवजात शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का लगभग डैश होता है। 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/6 भाग होता है, या 1/10वां भाग होता है। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, जो कि कितनी होती है। क्या मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देती, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं होती, रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक दिया करिए, या मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ। तो नवजात शिशु का सिर जो होता है शरीर की कुल लंबाई का कितना होता है, वो होता है, बता दूँ मैं आंसर, बी ऑप्शन 1/4। ठीक है, 1/4 होता है। लंबाई कितनी होती है अगर बात की जाए तो 12 से 20 सेमी होती है। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, 12 से 20 सेमी तक होती है नवजात शिशु की। वजन की बात हो
तो जो अच्छा वजन माना जाता है वो 3 kg का होता है। वैसे 2.5 से 3 kg आंसर आपको मिल सकता है। 2.5 से कम बच्चे कमज़ोर माने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रेटिनिज्म की विशेषता है कम हीमोग्लोबिन का स्तर, मंद शारीरिक और मानसिक विकास। सी ऑप्शन है चम्मच के आकार के नाखून, डी ऑप्शन है धनुषाकार पैर। तो क्रेटिनिज्म की बात हो रही है। क्रेटिनिज्म आप जानते हो किसकी विशेषता है, खास तौर से बात करेंगे हम किसकी, आयोडीन की कमी से ये डेफिशिएंसी होती है बच्चों में। ठीक है, एक होता है घेंघा रोग जो वयस्कों में होता है, लेकिन जो क्रेटिनिज्म होता है वो बच्चों में होता है। और जब ये आयोडीन की निरंतर कमी बनी रहती है तो क्रेटिनिज्म की जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसमें हो जाता है या तो शारीरिक विकास बहुत स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर मानसिक विकास मेंटल लेवल जो होता है बच्चे का प्रभावित होता है। ठीक है, चम्मच के आकार के नाखून आप जानते हो एनीमिया खून की कमी में होता है। सही बोल रही हूँ ना मैं, खून की कमी, अगर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है खून की कमी से ही होता है। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि लंबे समय से मैंने इसको थोड़ा रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, माइंड क्लिक कर रहा है, खून की कमी से ही होता है। ओके, धनुषाकार पैर किसकी कमी, किससे होते हैं, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाए बच्चों में बहुत ज़्यादा, पैरों में क्या होता है, मतलब सूखा रोग, जैसे मैरासमस नहीं होता है, तो मैरासमस में तो क्या होता है, फैट जम जाता है, बच्चा मोटा ताज़ा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओडिमा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, धनुष के आकार के पैर तिरछे हो जाते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। कम हीमोग्लोबिन के स्तर मतलब एनीमिया हो जाना। ठीक है, ए ऑप्शन भी क्लियर हो गया, तो आपको आंसर पता चल गया, बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल निम्नलिखित का सक्रिय रूप है, कैल्शियम का, लोहे का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। बताइए जल्दी से। डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये आधा हरा लगा है जो गलत है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर भाई, किसका रूप है, ये विटामिन डी का रूप है। ठीक है, विटामिन डी हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन एक्टिवेट कब होता है, जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तब ये एक्टिवेट होता है। इसीलिए विटामिन डी हमें सूर्य नहीं देता है, विटामिन डी हमारी बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सूर्य की किरणें जरूरी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कपड़े के निर्माण का सही क्रम है, सूत, फाइबर, कपड़ा, गारमेंट। बी ऑप्शन है कपड़ा, सूत, फाइबर, गारमेंट। सी ऑप्शन है फाइबर, यार्न, कपड़ा, परिधान। डी ऑप्शन है फाइबर, कपड़ा, यार्न, गारमेंट। इनमें से कौन सा क्रम आपके हिसाब से सही होगा? तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप जानते हो फाइबर आता है, तो जिसमें भी कपड़ा और सूत दिया वो तो एलिमिनेट कर दीजिए आप उसको। कपड़ा पहले दिया है, सूत पहले दिया है, तो कट ही हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। फाइबर के बाद सीधे कपड़ा आ गया, इसको एलिमिनेट कर दो। भाई सीधे कपड़ा कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाइबर पहले आता है, फिर हम धागा, सूत, यार्न बनाते हैं, फिर हम कपड़ा बनाते हैं, फिर हम उसको क्या क्या बनाते हैं, पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, BIS द्वारा शुरू किया गया और पेपर बैग, जूट बैग और प्लास्टिक के सामान पर दिया गया चिन्ह है, हॉलमार्क, सिल्क मार्क, इको मार्क या बूल मार्क। BIS द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इस टाइप के बैग वगैरह की बात हो तो कहीं ना कहीं आप जानते हो हम लोग आजकल इन्वायरमेंट को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक जो है हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम पेपर बैग का अगर बात कर रहे हैं तो ये समझ जाओ इकोलॉजिकल हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर, इको मार्क, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉल मार्क हम जानते हैं कि इसमें गोल्ड वगैरह पे देते हैं। ठीक है, सिल्क मार्क सिल्क के कपड़ों पर, वूल मार्क हम वूलेंस पर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सावधि खाता जिसे हम कहते हैं टर्म अकाउंट, एक नाम दिया गया है बचत खाता को, सावधि जमा खाता को, चालू खाता को या डाकघर बचत खाता को। किसके लिए दिया गया है? बचत खाता सेविंग अकाउंट हो जाएगा, सावधि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा, है ना, जिसे हम FD कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा, FDA। ठीक है, और चालू खाता करेंट होता है आपका, डाकघर, पोस्ट ऑफिस में जो हमें सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? टर्म अकाउंट का नाम किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। ओके,
बढ़ते हैं आगे। आज तो मैं थोड़ा थोड़ा समय दे रही हूँ ना, बहुत जल्दी नहीं भाग रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनाज में प्रमुख पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। देखो, होता तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कतई प्रोटीन अनाजों में नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत फैट भी होता है, लेकिन एक होता है ना प्रमुख, बहुत ज़्यादा जो चीज़ पाई जाएगी हम उसको आंसर करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है अनाज में प्रमुख पोषक तत्व माना जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है अनाज में प्रमुख पोषक तत्व होता है, तो ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रोग विषाणु से होता है। क्या डिप्थीरिया होता है, या पर्टूसिस होता है, क्षय रोग होता है, या खसरा होता है, ठीक है। तो बात हो रही है किसकी, विषाणु की। देखो, डिप्थीरिया भी आपका बैक्टीरिया, पर्टूसिस, क्षय रोग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। खसरा जिसे कि हम मिजल्स कहते हैं, मिजल्स क्या होता है, आपकी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ओके। क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोरियत थकान के परिणाम है। ए ऑप्शन है नीरस कार्य, बी ऑप्शन है शरीर में रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण, डी ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको होम मैनेजमेंट, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के, तो उसमें मैंने आपको बताया था एनर्जी मैनेजमेंट, उसमें हमने आपको थकान के विषय में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो कौन सा होगा, बोरियत थकान की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा हमारा नीरस कार्य, ए ऑप्शन सही होगा। हमने आपको उसमें दो तरीके की थकान बताई थी, एक शारीरिक होती है, एक मनोवैज्ञानिक थकान होती है, जिसमें नीरस कार्य, एक तो नीरस थकान आ जाती है और एक होती है कुंठाजन थकान, बताया था मैंने मनोवैज्ञानिक थकान में, ठीक है। अब रासायनिक की बात हो गई तो शारीरिक हो जाएगा, रासायनिक की बात होगी तो शारीरिक थकान हो जाएगी। लैक्टिक एसिड क्या है, शारीरिक परिवर्तन से ही हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये तीनों कथन किससे संबंधित है, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था आपको, जो शारीरिक थकान होती है उससे संबंधित है, मतलब बी और सी, डी तो अलग है, ठीक है। तो और नीरस कार्य जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ओके। एक होता है कुंठाजनित थकान, दूसरी होती है नीरस थकान, ये बोरियत थकान के परिणाम है। क्वेश्चन नंबर मनोवैज्ञानिक थकान के मतलब प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय अभिकर्मक का, ऑक्सीकरण ब्लीच का, ग्रीस सॉल्वेंट का, या ब्लीच को कम करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक उदाहरण है, किसका है ये, क्या अम्लीय अभिकर्मक का है, या फिर ऑक्सीकरण ब्लीच का है, या ग्रीस सॉल्वेंट के लिए, या फिर ब्लीच को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक घरेलू ब्लीच है, जिसे हम ऑक्सीकरण ब्लीच कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक घरेलू ब्लीच है और ये आम तौर पर नॉर्मल कपड़े पर इस्तेमाल की जाती है। इसको इस्तेमाल करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ों पर इफ़ेक्ट नहीं करती है, तो ये एक घरेलू ब्लीच इसीलिए मानी जाती है। इसको नॉर्मल आप कर सकते हो कपड़ों पर, लेकिन ये खास तौर से कॉटन के कपड़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका उपयोग सभी कपड़ों पर किया जा सकता है, ओके। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दालों में निम्नलिखित आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी होती है। ए ऑप्शन है लाइसिन, बी ऑप्शन है मेथियोनिन, सी ऑप्शन है आइसोल्यूसिन, और डी ऑप्शन है सिस्टीन। इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल है जो कि दालों में नहीं पाया जाता है, या बहुत ही माइनर होता है, कह सकते हैं ना के बराबर होता है, या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन मेथियोनिन, ठीक है। मेथियोनिन जो होता है दालों में नहीं पाया जाता है, तो दालों में नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब अनाजों में पाया जाएगा, और कुछ चीज़ें जो होती हैं दालों में पाई जाती, कुछ चीज़ें अनाजों में, इसीलिए हम कहते हैं इनको मिलाकर बनाने से क्या होता है, हमारे सारे न्यूट्रिशंस पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है कपास पर, रेशम पर, ऊन पर, रेयॉन पर। क्षार का हानिकारक प्रभाव इनमें से किस पर नहीं पड़ेगा। तो भाई हम जानते हैं कपास क्या है, सेल्यूलोजिक रेशा है, और सेल्यूलोज पर क्षार का प्रभाव जो होता है हानिकारक नहीं होता है। और जो ऊन है, रेशम है, ये कैसे हैं, ये आपके प्रोटीन रेशा हैं, और इन पर क्या है, क्षार का प्रभाव हानिकारक रहेगा, बल्कि इन पर किसका, अम्ल जो अम्लीय होते हैं ना, उन व्यंजक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव संसाधन है ऊर्जा, कौशल और दृष्टिकोण, पैसा और निवेश है, या फिर सी ऑप्शन फर्नीचर और अन्य भौतिक सामान,
या डी ऑप्शन सामुदायिक संसाधन जैसे अस्पताल, स्कूल आदि। तो मानव संसाधन इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आपको देना है। मतलब मानव संसाधन मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर मानवीय साधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भाषा आपको जल्दी समझ आएगी। तो मानवीय साधन आपको कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं भाई? ऊर्जा मानवीय है, कौशल मानवीय है, दृष्टिकोण, नज़रिया, ठीक है, सोच, समझ, ये ज्ञान, ये सब क्या है? मानवीय संसाधन होते हैं। ठीक है, पैसा भौतिक संसाधन है, फर्नीचर भौतिक है। ठीक है, ये भी अन्य भौतिक सामान, मतलब इसके अलावा भी कुछ आ जाए लकड़ी बकड़ी का, लोहे वोहे का, तो वो सब भौतिक हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन जैसे अस्पताल, स्कूल आदि। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन कभी भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इजी क्वेश्चन को और आराम से करना चाहिए सोच समझ के, क्योंकि उनमें हम क्या होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप ज़्यादातर नोटिस करोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो या तो सच में ही जो नहीं आते हैं वो गलत होते हैं, या फिर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, और तो हम सोच समझ कर दिमाग लगा के कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डेनिम, जीन और ट्वीड इसके उदाहरण है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसीलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कभी हल्का नहीं होता है, सब समय पर डिपेंड करता है। आता हुआ सारा पेपर भी लोग गलत कर देते हैं। डेनिम, जीन और ट्वीड किसके उदाहरण है? सादा बुनाई के, टोकरी की बुनाई के, रिब बुनाई के, या फिर ट्विल बुनाई के। तो ये किसके हैं उदाहरण? ये होते हैं डी ऑप्शन ट्विल बुनाई के उदाहरण है। डेनिम, जीन और ट्वीड किसके उदाहरण है? ट्विल बुनाई के ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऊर्जा प्रदान करना और शरीर स्वस्थ भोजन डैश के कार्य हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना और शरीर स्वास्थ्य भोजन डैश के कार्य हैं, ये बताना है। मतलब आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के डैश, मतलब भोजन के क्या कार्य हैं ये बताना है। डैश में आपको वो चीज़ भरनी है कि इनमें से क्या होगा। क्या भोजन आपका सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करता है? भोजन क्या मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, या फिर शारीरिक कार्य करता है, या डी सभी सही है? देखो, बात हो रही है ऊर्जा प्रदान करने और शरीर को स्वस्थ बनाने की बात हो रही है, तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? फिजिकली होगा, शारीरिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना है। स्वास्थ्य की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, तो शारीरिक आंसर सही होगा। ओके, सी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ने वाले विकास को कहते हैं। ए ऑप्शन सेफलोकोडल विकास, बी ऑप्शन समीपस्थ विकास, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, डी ऑप्शन है भावनात्मक विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर, बात हो रही है सिर से शुरू होकर पैरों तक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा होगा क्या? सेफलोकोडल। जब विकास केंद्रीय परिधि से जाता है तो होता है हमारा समीपस्थ विकास। ठीक है, छाती से शुरू होकर जाता है, ठीक है, हाथ पैरों में, तो उसको हम कहते हैं क्या? समीपस्थ विकास। सेफलोकोडल मतलब सिर से शुरू होकर पैरों तक बढ़ रहा है बच्चा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अभ्रक और फाइबर ग्लास किसके उदाहरण हैं? क्या मिश्रित फाइबर के हैं, या फिर बी ऑप्शन कृत्रिम फाइबर के, या सी ऑप्शन है पुनर्जीवित फाइबर के, या फिर खनिज फाइबर के? अभ्रक की बात कर रहा है जिसे हम इस्पात कहते हैं, लेकिन आपको कहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन? फाइबर ग्लास। तो ये चीज़ें किसके उदाहरण है भाई? ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके खनिज फाइबर के, मिनरल्स हैं ये। ठीक है, अभ्रक है, ये फाइबर ग्लास क्या है? ये मिनरल्स के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु मुख्य स्टेपल तंतु हैं। देखो, मुख्य लिखा था हिंदी में, इसीलिए पेपर को करो तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखो। तो मैं पूरा पेपर तो नहीं इंग्लिश में लाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मेन पॉइंट लिख दो जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। मुख्य हिंदी में मुख्य लिखा था, लेकिन इंग्लिश में स्टेपल लिखा हुआ था मुख्य के स्थान पर। इसका मतलब है बात कर रहे हैं स्टेपल की, कि निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु मुख्य स्टेपल तंतु हैं। ठीक है, मुख्य लिखा था हिंदी में, स्टेपल लिखा था इंग्लिश में, तो मतलब बात हो रही तंतु स्टेपल तंतु है, मुख्य नहीं, तंतु स्टेपल तंतु है। इसीलिए इंग्लिश वर्जन जरूर चेक किया करें। क्या कपास है, जूट है, रेशम है, या लीलन है? तो किसको छोड़कर बात हो रही है ना, तो रेशम को छोड़कर। रेशम एकमात्र रेशा है प्रकृति में जो सबसे लंबा रेशा है। रेशम प्रकृति में एकमात्र रेशा है जो सबसे लंबा रेशा है, प्रोटीन रेशा है। ठीक है,
कौन सी गोंद पाई जाती है, सेरेसिन गोंद इसमें पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। लंबाई कितनी होती है, 2000 से 4000 भी मिलती है, ठीक है, सॉरी 2000 से 4000 भी मिलती है, और 1200 से मतलब 1600 फीट तक भी लंबाई इसकी होती है, ठीक है। तो फीट और मीटर अलग अलग विषय हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सारे क्लियर होने चाहिए किसी भी विषय में। लेकिन अभी हम PYQs कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेकर चल रहे हैं, ओके। जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। लीलन वनस्पति जगत का कह सकते हैं सबसे लंबा रेशा, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है, लेकिन सबसे लंबा रेशा होते हुए भी कैसा है स्टेपल ही, बड़ा नहीं होता है, होता छोटा है, लेकिन जो और सेल्यूलोजिक रेशे हैं उनसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे लंबा रेशा प्रकृति में पूछा जाए रेशम का है, वनस्पति में या सेल्यूलोज में पूछा जाए तो लीलन है, ठीक है। ओवरऑल प्राकृतिक लंबा रेशा पूछा जाए तो रेशम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा मुख किसका लक्षण है, कैल्शियम की कमी का, विटामिन ए की कमी का, मरासमस का, या क्वाशियोरकर का। तो मून फेस किस में हो जाता है, वो हो जाता है डी ऑप्शन, क्वाशियोरकर में, ठीक है। मून फेस होता है क्वाशियोरकर में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी बुनाई सबसे मजबूत और टिकाऊ कपड़े पर बनाती है। इनमें से कौन सी बुनाई ऐसी है जो सबसे मजबूत और टिकाऊ कपड़े बनाएगी। क्या सादा बुनाई है, या बी ऑप्शन सॉटिन बुनाई है, या रिब बुनाई है, या टुइल बुनाई है। तो देखो सारे ऑप्शन आपने देख लिए। बात करें किसकी, हम सादा बुनाई की। सादा बुनाई की अगर हम बात करें तो ये जो एक ऐसी बुनाई है, इस पर हर तरीके की आप फिनिशिंग कर सकते हो, ठीक है। हर तरीके की कढ़ाई बुनाई कर सकते हो, जैसा चाहो इसको लुक दे सकते हो, क्योंकि ये सिंपल बुनाई है, इसमें कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये बुनाई सबसे मजबूत भी होती है और सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी मानी जाती है, ओके। सैटिन और साटिन का डिफरेंस कौन जानता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह व्यक्ति जो उत्पादों का उपयोग करता है कहलाता है। क्या उपभोक्ता कहलाता है, विक्रेता कहलाता है, निर्माता कहलाता है, या सभी विकल्प गलत हैं। तो जो व्यक्ति उत्पादों का उपयोग करेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई, उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपभोक्ता कहेंगे। जिससे उपभोक्ता ने सामान लिया है उपभोग करने के लिए उसे हम विक्रेता कहेंगे, और जो बना रहा है ऑर्गेनाइज करने वाला उसे हम निर्माता कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अंत में वापस नहीं आता। क्या धन है, ऊर्जा है, समय है, ज्ञान है। देखो धन भी वापस आ सकता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ऊर्जा है, आपको कम हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लो या कुछ एनर्जी डोज ले लो, ठीक है। चाहे इस समय गर्मी का मौसम है तो आप ORS वगैरह ले लो, तो आपको मतलब नॉलेज भी है। आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पढ़ते रहोगे। जिस क्षेत्र की नॉलेज अगर मतलब सब्जेक्ट से संबंधित है या दुनियादारी से संबंधित है, तो जिस पर आप ध्यान देते रहोगे तो वहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी। समाज से रिलेटेड है तो समाज में अगर आप घुले मिले होगे, लोगों से मिलते जुलते होगे, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन समय आपका एक बार बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो में मत सोचा करो कि हाँ उसी में नॉलेज है, बेवजह की बातें बोल के 2 घंटे का समय लगाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके कितने 25 मिनट भी नहीं लगे, हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समय और ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, धन का अधिक उपयोग, कम मात्रा में समय और ऊर्जा का उपयोग, या डी ऑप्शन आवश्यकता की बचत। तो कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया में आप किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। क्या समय और ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करते हो, तो फिर कार्य सरलीकरण बेकार ही हो गया ना। जब समय और ऊर्जा आप बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, धन का अधिक उपयोग कर रहे हो, तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, और बात बजट की हो ही नहीं रही है। कम मात्रा में समय और ऊर्जा का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कम मात्रा में समय और ऊर्जा का उपयोग करो, काम भी आपका अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा मिले, काम की क्वालिटी में कोई कमी ना हो, और क्या हो, कम मात्रा भी लगे समय की, और ऊर्जा भी आपकी कम खपत हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्य सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वरोजगार कार्यक्रम ट्राइसेम के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण शुरू किया गया था 1860 में, 1 अप्रैल 1990 में, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1989, और डी ऑप्शन 1980 में। तो स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत जो ट्राइसेम के लिए ग्रामीण युवा लोग जो थे उनका प्रशिक्षण अगर शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम, तो वो किया गया था कब, 1 अप्रैल 1990 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1990 को स्टार्ट किया गया था। तो आज की क्लास कैसी लगी,
अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अच्छे नहीं ख़राब ही कमेंट किए करें, लेकिन ज़रूर करें, हमें भी अच्छा लगेगा। कमी होगी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। डेली आपको ऐसी ही प्रैक्टिस मिलेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।